आज हम यूपीएससी ने एक सिलेबस निर्धारित किया है सिविल सर्विस के लिए। इसके अंतर्गत देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से मध्यकाल एवं आधुनिक काल तक के कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पिछले हमने 3 से 4 टॉपिक डिस्कस किया है, लेकिन आज के टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत परफॉर्मिंग कला के अंतर्गत संगीत कला के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत हमने एक फॉर्मेट बना रखा है। फॉर्मेट के अंतर्गत हम देखेंगे कि संगीत कला क्या है, विकास तथा प्रथम व्यक्ति, भारतीय संगीत कला के 3 स्तंभ, तथा उसके बाद देखेंगे भारतीय संगीत कला के 5 तरह से विभाजन तथा भारतीय क्लासिकल संगीत कला का 2 तरह से विभाजन, इनके स्तंभ तथा मुस्लिमों या मुगलों का योगदान। उसके बाद देखेंगे आधुनिक भारतीय क्लासिकल संगीत कला तथा आधुनिक एवं वर्तमान फोल्क संगीत कला। उसके बाद हम देखेंगे पश्चिमी संगीत कला तथा संगीत कला का वाद्य यंत्र विभिन्न कालखंड में। उसके बाद हम देखेंगे संगीत कला अवार्ड एकेडमिक संगठन। अब हम इस टॉपिक की शुरुआत फॉर्मेट के अंतर्गत करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत संगीत कला क्या है, विकास तथा प्रथम संगीतज्ञ व्यक्ति। संगीत कला से तात्पर्य यह होता है कि जब स्वर और लय व्यवस्थित रूप धारण करते हैं तो एक कला का प्रादुर्भाव होता है, जिसे संगीत कहते हैं। संगीत भारतीय जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग रहा है। अब इसके अगले फेज में हम देखेंगे कि इस संगीत की शुरुआत साधारण मेलोडी से बहुत अच्छी तरह से विकसित क्लासिकल संगीत, वह भी विश्व स्तरीय हुआ है। भारतीय संगीत कला में शास्त्रीय या क्लासिकल संगीत के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, अर्थात फोल्क संगीत, फिल्मी संगीत, भारतीय रॉक संगीत, भारतीय पॉप, भारतीय रैप संगीत। हम देखते हैं कि भारतीय संगीत कला का उद्भव के स्तर पर हम देखेंगे तो भारतीय संगीत कला की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। सामवेद की रचना का तो मुख्य आधार ही संगीत है तथा सामवेद में ही भी तरह तरह के संगीत वाद्य यंत्र का विवरण मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार ओम शब्द संगीत का जनक है। सामवेद का एक उपवेद है जिसे गंधर्व वेद कहा जाता है। गंधर्व वेद को संगीत के विज्ञान की संज्ञा भी दी जाती है तथा पुराण में यह बताया गया है कि नारद जी पहला ऐसे व्यक्ति रहे जिन्हें संगीत का पर्याय माना जाता है, जो अपने वीणा के माध्यम से ईश्वरीय धुन बजाकर लोगों तक समाचार या मैसेज पहुंचाते रहे। यह ईश्वर और धरती के मनुष्यों का एकमात्र ऐसे महापुरुष थे जो संवाद को कायम किए रहते थे। वेदकालीन स्वर के अंतर्गत हम देखते हैं कि उच्चैरुदांत स्वर कंड और तालु आदि के ऊपर के भाग से जिस स्वर की उत्पत्ति होती है उसे उदांत स्वर कहते हैं, जिसके अंतर्गत नी और ग स्वर है। निच्चैनुदांत स्वर कंठ और तालु आदि के नीचे के भाग से उत्पत्ति को अनुदात्त कहते हैं। इस वर्ग में र और घ स्वर आते हैं तथा सबाहार स्वर तालु और कंठ आदि स्थानों के भाग के से उच्चारण होता है, जो स्वरित कहते हैं। यहाँ से सा और म और प का स्वर उच्चारित होता है। ऋग्वेद में संगीत संबंधी वाद्य यंत्रों यथा मृदंग, वीणा, डमरू आदि का उल्लेख मिलता है। उस कालखंड में व्यक्तित्व को अगर हम देखना चाहें तो तुमरू वॉज ए फर्स्ट म्यूजिशियन थे, जो कि
पहला संगीतज्ञ हुए। 500 ईसा पूर्व के प्रसिद्ध व्याकरण पौड़िनी ने अपनी कृति अष्टाध्यायी में संगीत के बारे में सर्वप्रथम उदाहरण दिया है कि संगीत दर्पण के लेखक पंडित दामोदर के मतानुसार संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि भरतकृत्य नाट्य शास्त्र तीसरी शताब्दी के लगभग रचित यह ग्रंथ भारतीय साहित्य और संगीत का बृहद कोश है, जो दोनों के संबंध में प्रामाणिक है, सामग्री प्रस्तुत करता है। इसके अंतिम 6 अध्यायों में संगीत विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इन 6 अध्यायों में 3 ग्राम, 22 श्रुतियाँ, 7 स्वर, 18 जातियाँ, 21 मूर्छनाओं आदि पर प्रकाश डाला गया है। भरत मुनि जी ने संगीत को परिभाषित एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आरतिया, गायना और वादना के तौर पर किया है। तथा इसके बाद हम देखते हैं कि दत्तिलम ने नाट्य शास्त्र के विपरीत इसमें केवल गांधार ग्राम का उल्लेख है तथा विवादी स्वरों की दूरी केवल 2 श्रुति मानी गई है। उसके बाद हम देखेंगे मांग कृत्य बृहदेशी जी ने सर्वप्रथम इस ग्रंथ में ही राग शब्द का प्रयोग किया। इसमें गांधार ग्राम का भी उल्लेख किया गया है। शेष सभी बातें लगभग भरत के समान ही है। इसके बाद हम देखेंगे पूर्व मध्यकाल में व्यक्ति जो 800 ईस्वी से 1300 ईस्वी में हम देखते हैं तो नारदकृत संगीत मकरंद राग रागिनी पत्ति का आधार ग्रंथ कहा जाता है। रागों का स्त्री, पुरुष और नपुंसक वर्गों का विभाजन सर्वप्रथम इसी पुस्तक से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त नारद ने कंपन, गति और समय के आधार पर भी रागों का वर्गीकरण किया है। उसके बाद एक और व्यक्तित्व जो जयदेव कृत गीत गोविंद है, जो कि 12वीं शताब्दी में पंडित जयदेव लिखित इस पुस्तक में स्वर लिपि रहित संस्कृत में गीतों का संग्रह है। इसके बाद के व्यक्तित्व सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर, 12वीं शताब्दी का यह ग्रंथ उत्तरी और दक्षिणी दोनों संगीत पद्धतियों का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसमें लेखक ने संवादी स्वरों का अंतर 8 तथा 12 श्रुतियाँ मानी है। इसमें गांधार ग्राम का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय संगीत कला के 3 या 4 स्तंभ महत्वपूर्ण माने गए हैं। उसके अनुसार श्रुति होती है। अब श्रुति कॉमनली रेफर टू म्यूजिकल पिच। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 22 श्रुतियों का जिक्र किया है। कान से सुनकर एक दूसरे से अलग तथा स्पष्ट पहचाने वाले संगीत प्रयोगी सूक्ष्म नादों को श्रुति कहा जाता है। तथा उसके बाद हम देखेंगे कि स्वर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्वर के अंतर्गत हम देखते हैं कि स्वर रेफर टू टाइप ऑफ म्यूजिकल साउंड दैट इज सिंगल नोट which define a relative position of a note rather than a defined frequency. The primitive sound om gave birth to the swara. भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र में 7 स्वर की चर्चा की है। कलेक्टिवली ये 7 स्वर को सरगम भी कहा जाता है। अब हम इन 7 स्वरों को एक बॉक्स में डालकर स्वर संस्कृत का नाम ध्वनि, रंग, ग्रह और देवता के अंतर्गत देखेंगे। स्वर सा होता है, संस्कृत नाम सा का षड्ज होता है तथा इसका ध्वनि, तथा जानवर का नाम मोर होता है तथा रंग गुलाबी होता है इसका, तथा ग्रह चंद्र होता है तथा देवता अग्नि होते हैं। स्वर रे का संस्कृत का नाम ऋषभ होता है तथा ध्वनिया एनिमल गाय बैल होते हैं तथा रंग हल्का हरा रंग होता है तथा ग्रह इनका बुध होते हैं तथा देवता ब्रह्मा होते हैं। स्वर गा के संस्कृत नाम गंधार होता है। ध्वनि तथा एनिमल का नाम बकरा तथा
इसका रंग हल्का सफ़ेद लाल रंग होते हैं तथा ग्रह शुक्र होते हैं तथा देवता या देवी सरस्वती होती हैं। स्वर माँ के संस्कृत का नाम मध्यम होता है। इसका ध्वनि एनिमल का नाम क्रॉच होता है तथा यह रंग में गहरा लाल होता है तथा ग्रह इनका सूर्य होता है तथा देवता इनके विष्णु होते हैं। उसके बाद स्वर प के संस्कृत का नाम पंचम होता है तथा इसे एनिमल या पंक्षी में कोयल माना जाता है तथा इसका रंग गहरा लाल होता है तथा ग्रह इनका मंगल तथा देवता या देवी इनकी लक्ष्मी होती है। स्वर ध का संस्कृत का नाम धैवत होता है तथा इनका एनिमल या ध्वनि घोड़ा होता है तथा इनका रंग हल्का पीला होता है तथा यह ग्रह के रूप में गुरु होते हैं तथा देवता गणेश होते हैं। नी स्वर के संस्कृत का नाम निषाद होता है तथा इनका एनिमल तथा ध्वनि का नाम हाथी होता है तथा यह इनका रंग हल्का भूरा होता है तथा इनका ग्रह शनि होते हैं तथा देवता सूर्य होते हैं। उसके बाद जो आठवां स्वर की उत्पत्ति मानी जाती है वो दिया के रूप में बताया जाता है। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को आठवां स्वर उत्पत्ति करने वाला माना जाता है। उपयुक्त में 4 रे ग ध नी अपने स्थान से कुछ नीचे होने के कारण कोमल कहलाते हैं। म अपने स्थान से थोड़ा ऊंचा होने पर तीव्र कहलाता है या तीव्र कहलाता है। सा और प अपने स्थान से ऊपर नीचे नहीं होते इसलिए इन्हें अचल कहा जाता है। कर्नाटक संगीत में स्वर प्रकृति और विकृति स्वर के रूप में होते हैं। विकृति स्वर के रूप में रे गा मा ध और नी तथा बचे हुए स्वर प्रकृति स्वर के रूप में सा और प होते हैं। अब उसके बाद हम राग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ध्वनि की विशिष्ट मधुर रचना को स्वर और ताल से विभूषित हो तथा जो व्यक्ति के मन को प्रसन्नचित करे। राग की उत्पत्ति घाट से होती है। राग के लिए कम से कम 5 स्वरों का होना जरूरी होता है। राग के सबसे प्रमुख स्वर का वादी और वादी स्वर की अपेक्षा कम प्रधान स्वर को संवादी कहते हैं तथा अन्य राग के स्वरों को अनुवादी कहा जाता है। संवादी स्वरों के समूह को ग्राम कहा जाता है। स्वरों के अनुसार आरोहण अवरोहण को मूर्छना कहते हैं। शत्रु स्वरों को विवादी स्वर कहा जाता है। राग के पूर्ण रूप को जाति कहा जाता है। प्रत्येक राग में कम से कम 5 स्वर टोन या नोट का होना जरूरी होता है तथा इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उडावा राग के अंतर्गत 5 नोट या स्वर होते हैं तथा सादावा राग के अंतर्गत 6 नोट या स्वर होते हैं या संपूर्णा राग के अंतर्गत 7 नोट या स्वर होते हैं। अब हम देखते हैं कि देयर आर 6 प्रिंसिपल राग इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। दिज राग आर टाइम स्पेसिफिक, सीजन स्पेसिफिक, मूड स्पेसिफिक होते हैं। इसको भी हम एक बॉक्स बनाकर राग, समय, सीजन और मूड के अंतर्गत देखेंगे। हिंडोली एक मधुर राग है। इसका समय डाउन होता है तथा यह सीजन बसंत ऋतु में गाया जाता है तथा यह श्रृंगार रस प्रधान होता है तथा यह मूड श्रृंगार रस प्रधान तथा यंग कपल के लिए यह गायन शैली होता है। उसके बाद हम देखेंगे दीपक राग। गायन में दीप जल उठते हैं। यह अत्यंत सहज तथा लोकप्रिय राग है। तानसेन ने जलाया था। अकबर ने अपने नवरत्नों के बहकावे में आकर तानसेन को दीपक राग गाने के लिए विवश किया था तथा अगर इस दीपक राग का समय देखेंगे तो रात्रि पहर या रात होता है, सीजन गर्मी होता है तथा मूड कंपैशन का होता है। अब हम कुछ तानसेन से संबंधित जानकारी देखेंगे जो कि हमें अंग्रेजी में ही मिला है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि रामतनु also referred to as तानसेन। जो रामतनु थे उनको ही अकबर के दरबार में तानसेन कहा जाता था। वाज ए प्रोमिनेंट फिगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक। तानसेन
बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदुस्तानी क्लासिक संगीत के प्रणेता में से एक थे तथा अकबर कंसिडर्ड हिम एज ए वन ऑफ द नवरत्ना नाइन ज्वेल एंड गेव हिम द टाइटल मियान एज honorific meaning learned man, but the title Tansen was given to him by Raja विक्रमाजित of ग्वालियर। जबकि ये तानसेन को ये राजा विक्रमाजित के यहाँ से, जो कि ग्वालियर के थे, उनसे अकबर अपने यहाँ लेकर आया था। तथा तानसेन कंपोज्ड मेनी ध्रुपद कालपद्रुमा इज ए compilation of 300 of his Drupads that were in Gauhar Bani. Tansen composed in his favorite raga मुल्तानी रागा, भैरवी रागा, तोड़ी रागा। तानसेन ने 3 रागों की उत्पत्ति की थी, जो कि मुल्तानी रागा, भैरवी रागा तथा तोड़ी रागा थी। He invented the night रागा दरबारी, कन्हारा, मॉर्निंग रागा मियान की तोड़ी, मिड डे रागा मियान की सारंग, सीजनल रागा मियान की मल्हार रागा। इन्होंने इतने सारे रागों की उत्पत्ति की थी। हिज डिसेंडेंट एंड डिसिप्लिन आर कॉल्ड सेनियास। ही कंपोज्ड मेनी ध्रुपद्स ऑन गणेशा, शिवा, Parvati and Rama. He also composed songs on his patron in lodgings, King and Akbar. Tansen composed many dhrupads like गौड़हर बाणी। यह एक शुद्ध हिंदुस्तानी संगीत का परिचायक है। तानसेन ने इसके ध्रुपद को संगीत की सभी वाणियों का राजा माना। इसमें मिंड का अधिक प्रयोग किया। इस वाणी को सच्चे स्वरों में और बहुत सुरीले ढंग से गाया जाता है। डागर बाणी के अंतर्गत तानसेन ने इस वाणी को सेनापति माना। यह वाणी बेसरा गीत से मिलती जुलती है। इसमें तेज लय वाली गमक का अधिक प्रयोग होता है। नौहर वाणी। तानसेन ने नौहर को निम्न श्रेणी का पदाधिकारी या अधिकारी माना है, बताया है, ऑफिसर बताया है। इसमें अलंकार का प्रयोग किया जाता है। स्वर गमक का साथ एक विशेष ढंग से लगाया जाता है। हमने अकबर पहला व्यक्ति नहीं था जो अपने दरबार में नवरत्न रखता था, बल्कि प्राचीन काल में एक राजा ने अपने यहाँ नवरत्न रखा था। उन्हीं से प्रेरणा लेकर, जिनका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो कि कला तथा साहित्य के संरक्षक के रूप में जाने जाते थे, तथा वे अपने दरबार में नवरत्न रखते थे, जिनका नाम इस प्रकार है। कालिदास, जिसको कि कालिदास जी थे, जो कि अभिज्ञान, शकुंतलम तथा अन्य साहित्यों का निर्माण किया। तथा इसी कारण से पश्चिम में एक शेक्सपियर था, जिसे पश्चिम का कालिदास भी कहा जाता था। उसके बाद धन्वंतरी रत्न थे, तथा उसके बाद देखेंगे छपड़क के रत्न थे। उसके बाद देखेंगे अमरसिंह रत्न थे। उसके बाद देखेंगे हम बेताल भट्ट रत्न थे। उसके बाद शंकु भेट थे। उसके बाद घटकरपर भेट थे। उसके बाद हम देखेंगे वराह मिहिर रत्न थे। उसके बाद वररुचि रत्न थे। इसी तरह तानसेन, बीरबल, अन्य 7 लोग अकबर के दरबार में रहा करते थे। उसके बाद हम देखेंगे अब मेघराग। इसके गायन काल में आसमान में मेघ घिर आते हैं और वर्षा की झड़ी लग जाती है। इस राग को भी तानसेन जानते थे तथा अपनी लड़की को यह राग सिखाया। जब अकबर के दरबार में कुछ महीनों पहले दीपक राग गाना था,
तथा मेघराग को तानसेन की बेटी ने अकबर दरबार में दीपक राग गाते गाते जब तानसेन मध्य से आगे चले गए तथा लड़की ने मेघराग गाना शुरू किया, जिस कारण तानसेन का प्राण बच गया, क्योंकि दीपक राग में बहुत गर्म या बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है तथा यह मेघराग आफ्टरनून या मिड डे के समय में गाया जाता है तथा सीजन रेनी सीजन या वर्षा सीजन होता है तथा ये इसका मूड वीर रस का प्रधान होता है। उसके बाद हम देखेंगे चौथे राग के अंतर्गत श्री राग। यह मस्तिष्क को आहत से भर देने वाला राग है तथा यह समय सूर्यास्त के समय इसका समय होता है। सीजन विंटर होता है, ठंड का समय होता है। मूड श्रृंगार रस प्रधान तथा ग्लैडनेस का होता है। उसके बाद हम देखेंगे पांचवा में मालकोष राग। यह मालकोष राग मध्य रात्रि के समय में गाया जाता है। यह विंटर ठंड में गाया जाता है तथा यह यूथफुल लव के परिप्रेक्ष्य में गाया जाता है या श्रृंगार रस के अंतर्गत गाया जाता है। उसके बाद छठी में भैरवी राग। यह सुबह प्रातःकाल में गाया जाता है तथा यह ऑटोनम सीजन में वसंत विषुव के समय गाया जाता है तथा भक्ति रस प्रधान पीस एंड डिवोशनल होता है। अन्य राग के अंतर्गत मध्यकाल में अमीर खुसरो ने नए राग जैसे कि जिल्लत, सजगिरी, सरपदा, यह राग भारतीय तथा पर्शियन राग से मेल से बना है। आधुनिक काल में पंडित भीमसेन जोशी ने दो नए राग उत्पन्न बहुत सारे रागों को मिलाकर किया था, जिसका नाम कालश्री तथा मट्टियार श्री था तथा तानसेन ने भी कई रागों को उत्पन्न किए थे, जिनका जिक्र हमने किया है। अन्य राग के अंतर्गत हम देखते हैं कि बागश्री राग मध्यरात्रि में गाया जाता है। काफ राग जो होता है वो रात्रि समय में गाया जाता है तथा सीजन होली के समय वसंत ऋतु या चैत मास में गाया जाता है तथा यह खुशी के माहौल या हैप्पीनेस के लिए गाया जाता है। उसके बाद हम देश राग देखते हैं। रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है तथा इसे वीर रस के रूप में गाया जाता है। उसके बाद हम लोग भूपाली राग देखते हैं, जो कि समय रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे बिहाग राग। ये भी रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है। इसके बाद बिलावल राग रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। यमन राग रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। सारंग राग जो कि तानसेन ने उत्पन्न किया था, दिन के दोपहर में गाया जाता है। उसके बाद देखेंगे ललित राग रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे बहार राग। उसके बाद हम देखते हैं भीम पलासी राग। उसके बाद हम देखते हैं दरबारी राग। उसके बाद हम देखते हैं टोड़ी राग। उसके बाद देखते हैं ख्याल राग। इनमें से कई राग हमने रागों का जिक्र किया है जो तानसेन ने उत्पन्न किया था। अब हम देखेंगे इसी राग को समझने के लिए नौरस के अंतर्गत राग को किस तरह से समझा जाता है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पहला हास्य रस होते हैं। इस रस के द्वारा हास्य एक चतुर नार बड़ी होशियार संगीत को हास्य रस के रूप में देखा जाता है। यह उसके बाद भयानक राग डरावने स्थिति में राग आलापते समय जो रस उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहते हैं। उसके बाद हम लोग रुद्रा रस, गुस्से में जो भाव राग में उत्पन्न होता है, जैसे शिव तांडव श्रोतम, ये गुस्से का एक तरह का राग है। उसके बाद करुणा राग, किसी दुखी व्यक्ति को देखकर जो मन में भाव आता है उसे करुणा राग रस कहते हैं। उसके बाद वीर रस के अंतर्गत वीर गाथा का भाव संगीत के माध्यम से आता है। जैसे हमारे आधुनिक काल में देखे जाते हैं वीर रस के कवि, जो कि गीतों के माध्यम से हमारे लोगों को देश के प्रति
यह देश के आज़ादी के प्रति भावनाओं को लोगों में जागृत करने का प्रयास करते रहे। उसके बाद अद्भुत रस, विस्मय स्थिति में राग को जो आलापे जाए वो रस के रूप में, विभत्स बातों को बढ़ा चढ़ाकर राग में रस आलापे जाए रस के रूप में वह संगीत बन जाए। शांति रस, लोटस मंदिर में जो पूरा दूर तक, या शांति ऐसा एक जगह जहाँ पर आवाज़ गूंजता हो उसे शांति रस कहते हैं। तथा श्रृंगार रस, स्त्री की सुंदरता का वर्णन या पति द्वारा पत्नी प्रेम का वर्णन, यह इसका वर्णन संगीत के माध्यम से होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तथा इसी राग के अंतर्गत हम देखते हैं कि संगीत के समय चक्र के अनुसार 24 घंटे को 8 प्रहरों में बांटा गया है तथा इस प्रकार 3 घंटे का एक प्रहर बनाया गया है। प्रातःकालीन प्रथम पहर 7 से 10 बजे तक होता है। दिन का द्वितीय पहर 10 से 1 बजे तक होता है। दिन का तृतीय पहर 1 से 4 बजे तक का होता है। सायंकालीन संधि प्रकाश पहर 4 से 7 बजे तक होता है। रात्रि का प्रथम पहर 7 से 10 बजे तक का होता है। रात्रि का द्वितीय पहर 10 से 1 बजे तक का होता है। रात्रि का तृतीय पहर 1 से 4 बजे तक होता है। प्रातःकालीन संधि प्रकाश 4 से 7 बजे तक का होता है। उसके बाद हम देखेंगे ताल, एक विशेष निर्माण में बीट का समुच्चय, यह समय का माप करता है। उदाहरणतः ता ता थैया। अरेंजमेंट ऑफ बीट इन cyclical manner, range of tal is to 3 to 108 beat. As per Natya Shastra, there are 32 types. At present, there are less than 120 beats. Most popular tal is तीन ताल has 16 beat. जिस प्रकार निश्चित स्वरों की रचना राग है, उसी प्रकार निश्चित मात्राओं मात्रा ताल की सबसे लघु इकाई है की रचना ताल है। मात्राओं की संख्या एवं उसके विभाजन के आधार पर विभिन्न तालों की रचना हुई है। तो हम देखते हैं कि भारतीय संगीत कला के 3-4 महत्वपूर्ण स्तंभों के बावजूद अन्य स्तंभ भी विभिन्न कालखंड में बने जो निम्न तरह के हैं, जो जिसे हम आलाप कहते हैं। राग के लगने वाले स्वरों के प्रस्तार को आलाप कहते हैं। गमक, किसी स्वर को एक या एक से अधिक स्वरों की सहायता से हिला डुला कर सजा संवार कर गाने या बजाने को गमक कहते हैं। तान, द्रुत लय में के राग के स्वरों में प्रसार को तान कहते हैं। सरगम, राग में लगने वाले स्वरों के संक्षिप्त नामों सारे, गामा, पाधा, नी तथा दिवा को आलाप तान के रूप में गायन को सरगम कहते हैं। लय, घड़ी के दोलक द्वारा समान परिमाण में समय में अखंड गतिमाप को लय कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, विलंबित, मध्य और द्रुत। विलंबित लय ताल की धीमी गति को कहते हैं। द्रुत लय ताल की तेज गति को कहते हैं। मध्य लय ताल की मध्यम गति को कहते हैं। इसमें एक मात्रा की अवधि साधारण तौर पर 1 सेकेंड मानी जाती है। अब हम देखेंगे कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत संगीत कला के अंतर्गत भारतीय संगीत कला का 5 तरह से विभाजन किया जाता है। शास्त्रीय संगीत में या क्लासिकल म्यूजिक में हिंदुस्तानी संगीत या तथा कर्नाटका संगीत में इसका विभाजन किया जाता है। उसके बाद दूसरे में फोल्क संगीत या प्रमुख लोकगीत के अंतर्गत इसे 25 से ज़्यादा लोकगीतों का विवरण हमें प्राप्त हुआ है। तथा तीसरे पॉइंट में अदर क्लासिकल प्लस है, अदर शास्त्रीय तथा फोल्क संगीत होते हैं। इसके अंतर सरगुन संगीत, रविंद्र संगीत, हवेली संगीत तथा गाने संगीत होते हैं। उसके बाद मॉडर्न संगीत के अंतर्गत आधुनिक संगीत के अंतर्गत रॉक, पॉप, जैज, ब्लू, ट्रांस होते हैं तथा वेस्टर्न संगीत के अंतर्गत जैज, हिप हॉप, साल्सा, बैलेट होते हैं। अब हम जो भारतीय संगीत कला का 5 तरह से विभाजन, उसमें क्लासिकल संगीत के अंतर्गत हम देखते हैं कि
हिंदुस्तानी और कर्नाटका संगीत में क्या अंतर है, इसका जो हिंदुस्तानी संगीत का जो स्रोत है या जो यह प्रभावित हुआ है अरब पर्शियन तथा अफगान से यह संगीत प्रभावित हुआ है तथा कर्नाटका संगीत टोटली भारतीय इंडिजीनियस है। इसका डिफरेंस हम देख रहे हैं। उसके बाद हम आज़ादी के तौर पर देखते हैं तो गिवन टू आर्टिस्ट इम्प्रोवाइज हैंस वेरिएशन नो सच फ्रीडम गिवन। इस हिंदुस्तानी में कुछ आज़ादी दी गई है वेरिएशन करने के लिए हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत, लेकिन कर्नाटका में कोई आज़ादी नहीं दी गई है वेरिएशन करने के लिए। अब सब स्टाइल के अंतर्गत देयर आर सब स्टाइल हैं से घराना प्रेजेंट एंड देयर आर मोर देन वन स्टाइल ऑफ सिंगिंग। इसमें एक से अधिक गाने की पद्धति है, लेकिन कर्नाटका संगीत के अंतर्गत ओनली वन पार्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड स्टाइल ऑफ सिंगिंग एंड इट इज़ रिटन टू बी संग इन स्पेसिफिक वे में इसको गाया जाता है तथा इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इक्वली इम्पोर्टेंट रोल इसमें इस इंस्ट्रूमेंट का होता है तथा इसमें हिंदुस्तानी में इक्वल इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा भूमिका होता है, लेकिन कर्नाटका में वोकल म्यूजिक संगीत का ज़्यादा जोर दिया जाता है। टाइप के अंतर्गत हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंतर्गत देखते हैं कि संगीत के अंतर्गत हम देखते हैं कि इमोशनल म्यूजिक एंड इट हैज़ रूट इन वैदिक ट्रेडिशन वेयर ह्यूमन इन सम वेदा ए स्केर्ड टेक्स्ट वेयर संग रेदर देन चांटेड। 6 प्रिंसिपल रागा होते हैं, इसके अंतर्गत 6 प्रिंसिपल रागा होता है तथा कर्नाटका में स्पिरिचुअल म्यूजिक एंड इट इज़ डेवलप सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द भक्ति मोमेंट के दौरान यह कर्नाटका म्यूजिक का उद्भव माना जाता है। तथा हिंदुस्तानी में 6 प्रिंसिपल राग होते हैं, लेकिन वहीं कर्नाटका में 72 राग होते हैं जिसको मेला पाठ कहते हैं। उसके बाद हम समय अगर देखते हैं तो अधेरस टू टाइम देयर इज ए बंदिश ऑफ टाइम, यहाँ पर समय का पाबंदी होती है, लेकिन कर्नाटका म्यूजिक में कोई समय का बंदिश नहीं होता है। इंस्ट्रूमेंट के तौर पर अगर हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंतर्गत देखते हैं तो ताबला, सारंग, सितार एंड संतूर है, क्लैरिनेट, वायलिन तथा फ्लूट भी होते हैं। उसके बाद अगर हम कर्नाटका म्यूजिक के अंतर्गत हम इंस्ट्रूमेंट देखते हैं तो वीणा, मृदंग एंड मैंडोलिन, जलस्ट्रंगम, फ्लूट, वायलिन को देखते हैं तथा दोनों में फ्लूट और वायलिन बजाया जाता है। यह कॉमन होता है। इम्प्रोवाइजेशन होता है इसमें सुधार, हिंदुस्तानी में सुधार अलाउ होते हैं, लेकिन कर्नाटका में सुधार अलाउ नहीं होते हैं। अगर क्षेत्र की बात करें कि किस क्षेत्र में यह हिंदुस्तानी का गाया जाता है तो नॉर्थ इंडियन में गाया जाता है तथा कर्नाटका साउथ इंडियन साइड में गाया जाता है। तथा इसमें व्यक्तित्व की बात करेंगे तो A.V.D. पलुस्कर इन्होंने संगीत को वैज्ञानिक आधारित बनाने पर बल दिया तथा इन्होंने जो गीत गाया उसके रघुपति राघव राजा राम के रचयिता माने जाते हैं तथा गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। तथा उसके बाद हम रविंद्रनाथ टैगोर के अंतर्गत रविंद्र संगीत व्युत्पत्ति तथा बंगाली हिंदुस्तानी को एक नया आयाम के रूप में पहुंचाया है। उसके बाद हम कर्नाटका संगीत के अंतर्गत देखते हैं तो संगम शास्त्री त्यागराज संगीत के जन्मदाता मृत्यु स्वामी दीक्षित को माना जाता है। अब हम देखेंगे कि इन क्लासिकल और हिंदुस्तानी संगीत में सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है। ये भी अल्थो देयर आर ए स्टाइलिस्टिक
differences. The basic element of swara, raga and tala are foundation of both Karnataka and हिंदुस्तानी are same. दोनों में सेम होते हैं. हिंदुस्तानी म्यूजिक originated in the Vedic period while Karnataka music originated during the Bhakti movement. Thus both are having great association with religion. दोनों ही संगीत में धर्म की प्रधानता है. Carnatic is one of two main sub-genres of India classical music that evolved from ancient Hindu tradition, the other sub-genre being Hindustani music, which emerged as a distinct form due to Persian and Islamic influence in North India. Both the music involved with Sanskrit language scripts in itself and through Vedic tradition. The central notion in both these systems is that of the melody mode of raga or tala. Both the styles have a history dating back to 1000 of years, and over this long period both have undergone various changes. The raga pertain to definite scale like a Western music, but they have a floating starting point of Shram, Ityad, etc. Both the Karnataka and Hindustani style give principal prominence to the melody. Both has one leading swara or Vyadi swar in every raga. Both use Sampurna scale with all 7 notes to describe Janak, That or raga to make Janya raga. Both use a Tanpura or drum with one of 2 notes to signify pitch and bass of raga version. अब हम एक एक करके हिंदुस्तानी संगीत को देखेंगे. Hindustani music has a 10 main form of style of singing composition: ध्रुपद, तामर, होरी, ख्याल, तापा, चतुरंग, रागासागर, तरंग, सरगम तथा ठुमरी. Nowadays, ghazal has become very popularized in the light classical form of music के तौर पे देखा जाता है. सब स्टाइल अंडर हिंदुस्तान के अंतर्गत हम देखते हैं. ध्रुपद जो है यह ओल्डेस्ट एंड हेंस मदर ऑफ ऑल स्टाइल. इसका ओरिजिन वैदिक काल माना जाता है. इमर्ज फ्रॉम टेम्पल देवदासी यूज टू डांस टू एज एल्सो कॉल्ड टेम्पल म्यूजिक. ध्रुपद को टेम्पल म्यूजिक के तौर पर माना जाता है तथा प्रोनाउंसिंग मंत्रा इन प्रॉपर फॉर्म एंड रिदम. राजा मानसिंह तोमर ऑफ ग्वालियर पॉपुलराइज्ड इट. 16वीं शताब्दी अकबर के समय चरमोत्कर्ष पर था और अकबर also मेड दिस स्टाइल पॉपुलर थ्रू हरिदास तानसेन, बैजू बाबरा. उस समय ध्रुपद के 4 स्कूल थे: बागरवानी, कंधारी, नौहर, कोबहर. Drupad is a serious and sober composition which demand efforts from the vocal cords and lungs. Singers are accompanied by a bean, a pakhawas barrel drum. Perform consists of 2 parts: alap, एक्सपोजिशन सेक्शन तथा बंदिश फिक्स्ड कंपोजिशन. थीम रिलीजियस एंड डिवोशनल थीम भक्ति तथा वीरस होता है. स्पेशल फीचर स्ट्रॉन्ग सिस्टमाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ अफाजेट्स न्यूज. ध्रुपद की प्रकृति गंभीर होती है तथा इसमें 4 तुक या भाग होते हैं: अस्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग. इसे 3 तालों में विभक्त किया जाता है: 4 ताल,
सुलताल तेवरा ताल में किया जाता है। ध्रुपद also accompanied by two musical instruments, पाथवे तानपुरा, sometimes also बेबरहा। तथा ध्रुपद के अंतर्गत कई घराने आते हैं। उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि डागरी घराना रिलेटेड टू डगरी बानो जयपुर, तथा फेमस एक्सपोनेंट गंदीहा है। दरभंगा घराना के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि रिलेटेड टू गौहर बानो, इसका एक्सपोनेंट मलिक फैमिली, इसके प्रणेता या इसके जो मालिकाना हक है वो मलिक फैमिली को जाता है। उसके बाद तीसरे में बेलिया घराना रिलेटेड टू खंदारबानी, तथा इसके प्रणेता या घराना के जो मुख्य लोग हैं उसमें प्यारा खान, हैदर खान को माना गया है। तथा चौथे में तलवंडी घराना, नाउ इन पाकिस्तान पंजाब, रिलेटेड टू नौहरी बानी। वर्तमान प्रसिद्ध ध्रुपद गायक डागर बंधु अभय नारायण मलिक, पंडित सियाराम तिवारी, पंडित राम चतुर मलिक, पंडित चंदन चौबे, उस्ताद अल्लाह बानो खान हैं। उसके बाद हम लोग ख्याल संगीत के अंतर्गत देखते हैं कि ख्याल मीन्स आइडिया, थॉट एंड इमेजिनेशन, विचार एवं कल्पना। यह उत्तरी भारत में प्रचलित एक सामान्य किंतु संगीत कला का सर्वोच्च स्तर है तथा यह 13वीं सदी एवं इसके काफ़ी बाद समय 15वीं शताब्दी के जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शकी ने इसे विस्तृत आधार प्रदान किया। मोर फ्री एंड फ्लोरी, मोर डेडिकेटेड एंड रोमांटिक एंड यूज मोर फ्रीडम इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। इसकी स्पेशल विशेषता यह है कि यूज ऑफ टीयर इन म्यूजिक, ग्रेटर यूज ऑफ ऑर्नामेंटेशन। थीम इसका होता है रोमांटिक, डिवाइन लव, सेपरेशन ऑफ लव, तथा यह लॉर्ड कृष्णा के लिए भी गाया जाता है। यह श्रृंगार रस, करुण रस और वात्सल्य रस के अंतर्गत गाया जाता है। इक्वल एम्फेसिस ऑन मेलोडी एंड रhythm एंड प्रेफरेंस फॉर सिंपल राग को प्रेफरेंस, परफॉर्मेंस टेकन प्लेस इन 2 पार्ट। बाधा ख्याल तथा छोटा ख्याल के अंतर्गत ख्याल को कला की दुनिया में उच्चतम स्थान प्रदान करने का श्रेय 18वीं सदी के ख्याल के महान मर्मज्ञ सदानंद नियामत खान सदारंग तथा इसके भतीजे को दिया जाता है। ख्याल की भाषा ब्रज भाषा, राजस्थानी, पंजाबी या हिंदी होती है। ख्याल 3 प्रकार के होते हैं। विलंबित ख्याल, इसे धीमी लय में गाया जाता है। इसमें एक ताल, झुमरा, बिलवाड़ा इत्यादि तालों का प्रयोग किया जाता है। मध्य ख्याल, इसे मध्य लय में गाया जाता है। इसमें समताल, एकताल, 3 ताल का प्रयोग होता है। इस ख्याल घराना के अंतर्गत हम देखते हैं कि ग्वालियर घराना आते हैं। तथा ग्वालियर घराना यह बहुत प्राचीन घराना और तकनीक शैली में सर्वाधिक विस्तृत और समझने योग्य है। इसके जो प्रणेता या व्यक्तित्व है विष्णु पालुकर, नत्थन खान, पीरबख्श को माना गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि किराना घराना इस घराने के ख्याल घराना के अंतर्गत आता है। इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक पाकिस्तानी एंड हिंदुस्तानी ख्याल घराना है।
स्केन ऑफ म्यूजिक डेराइव फ्रॉम किराना इन शाम्बे डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी which is momentum of Abdul Karim and Abdul Wanide and Abdul Kirana do a place in Rajasthan. Abdul Karim Khan and Abdul Wahid Khan who established this घराना। इसके व्यक्तित्व के रूप में हम देखते हैं कि पंडित भीमसेन जोशी जी हैं। ठुमरी लय या ताल के अंतर्गत करीब है। गंगूबाई हंगल द बॉर्डर रीजन along with Karnataka and Maharashtra is famous of Kirana school of singing, and it is compared the foremost in perfect intonation of or swara, the individual notes swara of the raga are considered not just random point in the scale and independent realm of music capable of horizontal example। इसकी दो शैलियाँ हैं। पूर्वी शैली इसमें स्पष्टीकरण का ढंग अत्यंत मंद होता है और प्राय अधिक होता है। पंजाब शैली के अंतर्गत यह अत्यंत तीव्र और जीवन शैली होती है। तथा इसी ख्याल घराना के अंतर्गत हम देखेंगे कि पटियाला घराना आता है। इसके फाउंडर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को माना जाता है। यूज ऑफ ग्रेटर रैथम, मेजर एम्फेसिस ऑन रैथम, मोर फियर ऑन इमोशन, फ्लो ऑफ इमोशन। इसके एक्सपोनेंट या व्यक्तित्व बेगम अख्तर, नैना देवी रही। उसके बाद हम देखेंगे ख्याल घराना के अंतर्गत आगरा घराना का जिक्र आता है। यह स्पेशल अटेंशन टू रागा फाउंडर ऑफ हाजी सुजान खान को माना जाता है। एल्सो कॉल्ड कंडीला घराना, इसको रंगीला घराना भी, आगरा घराना को रंगीला घराना भी कहा जाता है। तैयब खान गेव इट ए फ्रेश एंड लैरिकल टच इन 20th सेंचुरी। इसके एक्सपोनेंट सीबी व्यास, विजय क्लिच। उसके बाद हम देखते हैं कि जयपुर अंतरैली घराना, यह 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी ईस्वी के महान गायक अलादीन खान से संबंध है। इंदिस बाई हालवे इस घराने की सुप्रसिद्ध गायिका रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भिंडी बाजार घराना भी इस ख्याल घराना के अंतर्गत आता है, जो कि मुंबई में है। मुरादाबाद के छजू खां आदि के मुंबई में बस जाने से इस घराने की स्थापना हुई। लता मंगेशकर ने इसी घराने से अली खां से शिक्षा प्रदान की तथा लता मंगेशकर जी को भारत सरकार ने अवार्ड भी दिया है। उसके बाद हम ख्याल घराना के अंतर्गत बनारस घराना भी आता है, जिसे छन्नू लाल मिश्र, राजन साजन मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, सितारा देवी, गिरजा देवी, किशन महाराज, गुदई महाराज, शांता प्रसाद मिश्र, मोती बाई, रसलून बाई, सिद्धेश्वरी देवी। इसमें सितारा देवी या गिरजा देवी को भारत सरकार ने अवार्ड दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि घराना के बाद हम हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत धामर स्टाइल ऑफ म्यूजिक या संगीत देखते हैं। सिमिलर टू ध्रुपद एक्सेप्ट इट इज sung to the Dhamar Tal, has a cycle of 14-beat but irregular, related to Lord Krishna, pertain to holy festival. Dhamar holy festival has erotic content and more freedom given to artists to improvise। उसके बाद हम लोग ठुमरी संगीत के बारे में देखेंगे, जो कि गिरजा देवी इसके एक्सपोनेंट हैं तथा इन्हें भी भारत सरकार ने अवार्ड दिया है।
ठुमरी इज बेस्ड ऑन mixed raga. Light religious and romantic words are used और कथक डांस ने इसे सवारा है. Inspired by bhakti movement, text of song is of pre-important here and mainly in Braj Bhasha, and it is primarily a vocal style of romance music written from the perspective of women and sung in a literary dialect of Hindi called Braj Bhasha. The Thumri is very lyrical in its structure and presentation, generally sung in a female voice. There are two types of Thumri: पूर्वी ठुमरी स्लो तथा पंजाबी ठुमरी फास्ट एंड लेवली. ठुमरी प्राय दीप चंदी या अग्ड ताल में गाए जाते हैं, किंतु कभी कभी यह दादरा एवं कहरवा ताल में भी गाया जाता है. इसके अंतर्गत बनारस घराना तथा लखनऊ घराना आता है. 9वीं सदी में वाजिद अली शाह के ज़माने में जो अत्यधिक रसिक ठुमरी लोकप्रिय हुई, ठुमरी को श्रृंगारिक भावनाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है. उसके बाद हम देखेंगे तराना स्टाइल. यह तराना म्यूजिक रथम प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल आल्सो ऑफ मीनिंगलेस वर्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय अमीर खुसरो. संग फर्स्ट टेम्पल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग रथम मैटर. इसका प्रतिपाद्य विषय एक राग के भीतर लयबद्ध अथवा ताल सुरबद्ध खंड के रूप में गुत्था हुआ होता है. इसकी संगीतिका में कुछ अक्षर ध्वनियाँ हैं, जिसे अद्योबिंद, टोम, तराना, चलाली जो तबला का व सितार के स्पंद का स्मृत्यधार है. Hence require specialization and skill in rhythm. उसके बाद हम लोग तापा संगीत हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंतर्गत देखते हैं, जिसका इनिशियली संग बाई कैमल ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट. यूज ऑफ वेरी क्विक फेजेज, क्विक फॉर्म ऑफ फ्रेजेज, शॉर्ट ताल एनी इलेबोरेशन स्टाइल इज गेटिंग एक्सटेंट. एक्सपोनेंट इसमें मियाँ सोदी है. इट कंसिस्ट ऑफ द सॉन्ग uttered in fast note pattern raga in which tapa composition are set remain same as in ठुमरी स्टाइल. उसके बाद हम गज़ल म्यूजिक देखते हैं, जो कि मिर्ज़ा गालिब को गज़ल का जनक माना जाता है. मेनली ए पोएटिक फॉर्म देन ए म्यूजिकल फॉर्म, बट इट इज़ मोर सॉन्ग लाइक देन द ठुमरी. डिस्क्राइब एज द प्राइड ऑफ उर्दू पोएट्री, ओरिजिनेटेड इन Iran in the 10th century. It never exceed 12 share complete on an average ghazal. Usually he have about 7 shares. Found an opportunity to grow and develop in India around 12th century, and when the Mughal influence come in India and Persian gave away to Urdu as the language of poetry and literature, evolved in the courts of Golcondas, Bijapur under the patronage of Muslim ruler. That in 19th century are regarded as the golden period of ghazal, with Delhi, Lucknow being its main center. इसके अंतर्गत जो व्यक्तित्व या गायक आते हैं: पिनाज मसानी, मलीना पुखराज, बेगम अख्तर, रीता गांगुली. उसके बाद पडवानी शैली के अंतर गायन तीनज बाई ऋतु वर्मा आते हैं. तथा उसके बाद हम लोग दादरा संगीत के अंतर्गत देते हैं. क्लोज रिसेंबल टू द ठुमरी है. द टेक्स्ट आर द
amorous of those of Thumri's. Major difference in that Dadras have more than the Andhra, and in Dadras Tal, singer usually sing a Dadra after a Thumri. धामर होरी के धोरी है जो composition are similar to Drupad but are chiefly associated with festival of Holi. Composition are specifically in praise of Lord Krishna. This music sung in the Dhamar Tal is chiefly used in festival like Janmashtami, Ramnavami, Holi. The composition are mainly based on the love prank of Radha Krishna. मध्यकाल में संगीतज्ञ व्यक्ति जो थे कीर्तन के या फोल्क में देखते हैं कीर्तन जो गाते कबीर, सूरदास स्वामी, हरिदास, मीराबाई, चंडीदास, विद्यापति मैथिली बंगाल में लिखते थे कि बीच संबद्ध संगीत द्वारा होता था तथा समा के अंतर्गत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती शमा गाते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कवाली अमीर खुसरो गाते थे। गज़ल और कवाली मीनिंगफुल लाइन होता है, दो व्यक्ति के बीच संगीत के द्वारा जो होता है उसे हम लोग कवाली कहते हैं। गज़ल 12 शेरों का होता है। अमीर खुसरो का योगदान होता है म्यूजिक में सितार, फ्यूज़न ऑफ इंडियन वीणा और इस्लामिक तांबुड़ा, तबला, इम्प्रूव फॉर्म ऑफ मृदंग, नए राग की उत्पत्ति जैसे जिला, साजगिरी, सरपदा, इंडियन एंड पर्शियन राग के मिल से बना। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लासिकल संगीत के अंतर्गत अब एक कर्नाटका म्यूजिक आता है तथा इसके अंतर्गत जो गायक या व्यक्तित्व आते हैं एम.एस. उमालक्ष्मी जो कि 8वें स्वर की उत्पत्ति इनसे माना जाता है। विनायक राम, हीराबाई, पंडित जसराज को माना जाता है। कर्नाटक म्यूजिक के अंतर्गत देखते हैं कि तमिल क्लासिक ऑफ द 2nd सेंचुरी में इसकी शुरुआत माने जाते हैं। शिलापादिकरम contain a vivid description of the music of that period. The Tolkappiyam Kaladam, the contribution of the Saivita and Vaishnavita Sant of the 7th-8th century also served as resource material for studying musical history. Flourished in Deogiri of capital city of Yadavas in the Middle Age, the entire cultural life of the city took shelter in the Carnatic Empire of Vijayanagar under the region of Krishna Devarya. Thereafter, the music of South India came to be known as Carnatic music. After Purandaradasa, Tallapakkam, Annamacharya, Narayana, Tirtha, Bhadrachalam, Ramdasu, Kshetraranja made contribution to the wealth of composition. Outstanding feature in the raga system is a highly developed and intricate tal system. Birth of music is Trinity is है। अब इसे कर्नाटका म्यूजिक के जो मेन प्रणेता के तौर पर देखा जाता है तो त्यागराजा मुथुस्वामी दीक्षितर श्यामा शास्त्री एट तिरुवरूर बिटवीन द ईयर 1750 से 1850 माना जाता है। अब हम इन जो महान व्यक्तित्व है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। त्यागराजा काकरला त्यागा ब्राह्मण 4 मई 1767 6 January 1847 Sant Tyagaraja was one of the greatest composer Karnataka music. A form of Indian classical music was a prolific composer and highly influenced is the development of the classical music tradition. Tyagaraja and his contemporaries Syama Shastri and Muthuswami Dikshitar were
regarded as the trinity of it. Tyagaraja composed of thousands of devotional and composition, most in Telugu and in praise of Lord Rama, many of which are popular today. Tyagaraja seems to have adopted composing in new raga as one of the aim of his musical career. The 700 odd non-kirtis of Tyagaraja feature of 212 ragas. 121 of these ragas have only one composition in them. He were the first to compose kritis in about 66 ragas. Tyagaraja was born on May 14, 767 in the village of Tiruvayaran in the Thanjavur district of Tamil Nadu, where the Talapakka Annamacharya 22 May 1408 4 April 1503 was a 15th century sant. Sant Muthuswami Dikshitar was a South Indian poet and composer. His compositions are noted for their elaborated and poetic description of Hindu gods and temples, and for capturing the essence of the raga form through the Vainika Veena style that emphasizes gamkas. His composition and predominantly in Sanskrit, and he has also composed some of his kriti in Mani Pravalam, a mixture of Sanskrit and Tamil. Sant Syama Shastri. Sant Syama Shastri was a musician and composer of Carnatic music, and he was the oldest among the trinity of Karnataka music. Even though he did not compose so many kritis, his compositions are still well known due to the literary melodic and rhythmic proficiency observed in them. He composed in a more formal form of Telugu, which borrow heavily from Sanskrit, and there are also a number of kritis in Tamil attributes to him. Most of his work propitiates the goddess Kamakshi. तथा हम कर्नाटका म्यूजिक के अंतर्गत देखते हैं कि गीतम संगीत का उद्भव हुआ। यह संगीत सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कंपोजिशन taught to beginners of music. The gीतम is a very simple to construction which are easy melodious flow of music. तथा हिंदुस्तानी म्यूजिक कर्नाटका म्यूजिक के अंतर्गत पादा संगीत आता है. Sporadic composition in Telugu and Tamil, though they are composed mainly as dance form, they are also sung in concert on account of their musical excellence, aesthetic appeal. The music is slow moving, dignified. उसके बाद कर्नाटका म्यूजिक के अंतर्गत जावली संगीत आता है. composition belong to the sphere of light classical music, sung both in concert program, dance concert. The Javalis are popular because of the attractive melodies in which they are composed. In contrast to the Padas, which portrayed divine love, Javalis are sung which are sensuous in the concept and spirit. उसके बाद कर्नाटका संगीत के अंतर्गत तिलाना संगीत आता है, जो कि corresponding to the tarana of Hindustani music is a short and crisp form. It is mainly a dance form, but on account of its breaks and attractive music, it sometimes find a place in music concert on a conclusion pieces. कर्नाटका म्यूजिक के अंतर्गत पल्लवी संगीत आता है. मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ क्रिएटिव म्यूजिक है. ब्रांच ऑफ मनोधर्मा संगीता that the musician has ample opportunities of displaying his or her creative talent, imagination, skill, musical intelligence. कर्नाटका म्यूजिक के अंतर्गत तनम संगीत, ए ब्रांच ऑफ रागा अल्पना इन मध्यमाकाला और मीडियम स्पीड. देयर इज ए perceptible rhythm in this. The rhythmical flow of music flowing in fascinating pattern make
Tanam, singing the most captivating part of raga exposition. इसी तरह कर्नाटका म्यूजिक के अंतर्गत सुलाधि संगीत, वर्णम संगीत, स्वर जाति संगीत तथा जाति स्वर्णम संगीत तथा कीर्तनम संगीत तथा कृति संगीत आते हैं, जिसकी चर्चा हम अब नहीं करना चाह रहे हैं, केवल इसका नाम लेकर छोड़ दिए हैं। उसके बाद हम लोग जो हमने देखा है भारतीय संगीत कला के 5 तरह से विभाजन, उसके अंतर्गत अब हम प्रमुख लोकगीत को देखेंगे। जब स्थानीय स्तर पर परंपरा के द्वारा एक खाका तैयार हो जाता है लेकिन उसका कोई वेल डिफाइंड तरीका नहीं होता है, उसे लोकगीत कहा जाता है। तथा यह लोकगीत नाट्य शास्त्र के अंतर्गत ही, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अंतर्गत ही चलता है तथा यह गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत एक से दूसरे के पास जाता है। इससे फोल्क म्यूजिक यह लोगों का संगीत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा राग ताल लय का बहुत कम स्तर पर ध्यान दिया जाता है तथा ज़्यादातर फोल्क जो म्यूजिक होता है या लोकगीत होते हैं वो डांस या नाच ओरिएंटेड होते हैं तथा यह है डीजे थीम इसका आधार होता है। तथा इस प्रमुख लोकगीत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय और महत्वपूर्ण गीत है, जिसके माध्यम से पांडवों और महाभारत की कथा में एक ध्वनि नाट्य मुद्राओं आंगिक तथा संगीत के माध्यम से मंचन किया गया था। यह आंगिक वाचिका क्रियाकलापों को संपूर्ण थिएटर में परिवर्तित कर देता है। झंडूराम देवांगना ऋतु वर्मा इस लोक कला के विशिष्ट कलाकार है। बम्बुलिया लोकगीत बुंदेलखंड में गाया जाता है। यह बुंदेलखंड का धार्मिक गीत है की तुलना मिथिला के बटगमनी गीत से की जाती है। इसे स्वस्थ नदी पर स्नान के लिए गाया जाता है। तथा इसी तरह से लेजा गीत है, ददरिया गीत है, चैत पर्व गीत है, धनकुल है, रेलो गीत है, हर दिल की मनौती है, लावड़ी गीत है, पवाड़ा गीत है, माच गीत है, संकीर्तन गीत है, खोंग जोम पारवा गथा है, चाकरी है, चौकड़िया फारा है, लगनी राग है, नाचरी थाया मबाका है, पोवाड़ा है, गोथल गीत है तथा फाग गीत है, चैता है, भाखा गीत है, माणियारो गीत है, पाड़यानी गीत है, पंचवादम गीत है तथा वानवान गीत जो कश्मीर में गाया जाता है, यह शादी विवाह के समय गाया जाता है। पानवानी गीत यह महाभारत के काल से डिपिक्ट किया गया है, उसे पांडवा की मजबूती को दर्शाता है। इंक्लूड बोथ गयान और वदाना। इसमें इंस्ट्रूमेंट तनबूरा यूज होता है। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस बी सिंग एलोंग द राइथम प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टोना हेल्ड इन हिज हैंड। इसमें फोल्क आर्टिस्ट तीजाबाई इज ए विनर ऑफ पद्मश्री पद्म भूषण फ्रॉम छत्तीसगढ़ and traditionally it used to be performed by male, but now female are also perform it. There is a lead artist and some supporting singer and musician.
आल्हा जो है वो मध्य प्रदेश का गीत है तथा यह हीरोइक ओरिएंटेड सॉन्ग है तथा यह विभिन्न भाषाओं में भी गाया जाता है। ब्रज, अवधी तथा भोजपुरी में भी गाया जाता है तथा यह ग्लोरीफाई करता है आल्हा उदल, मलखान, लकहन तथा देवा हुआ सीन एज रेनकार्नेशन ऑफ पांडवाज। उसके बाद पाई सॉन्ग फ्रॉम मध्य प्रदेश का है, सॉन्ग ड्यूरिंग फेस्टिवल स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन, सॉन्ग प्लीड फॉर ए गुड मानसून एंड गुड हार्वेस्ट, शॉर्ट्स डांट परफॉर्म ऑन पाई म्यूजिक है। उसके बाद मांद राजस्थान का गीत है जो कि डेवलप इन रॉयल कोर्ट, सिंग इन द ग्लोरी ऑफ राजपूत रूल। पानीहारी गीत जो है राजस्थान का है, थीम वाटर होता है, सॉन्ग इज अबाउट scarcity of water and daily talk of village women near the well. The song is also sung about chance encounter with loves and relation between mother-in-law and the daughter-in-law. डांडिया फ्रॉम गुजरात ड्यूरिंग नवरात्रि फेस्टिवल के दौरान यह गाया जाता है, गरबा परफॉर्मेंस होता है। आबी महाराष्ट्र में गात संग बाय वोमेन ड्यूरिंग her whole work and leisure tone contain 4 small line of poetry, marriage song, pregnancy song and बुलेरी सॉन्ग के तौर पर आवी सॉन्ग महाराष्ट्र का गाया जाता है। पौड़ा महाराष्ट्र दे आर बलाड सॉन्ग फॉर हीरोइक ऑफ पार्ट लाइक शिवाजी डिस्क्राइबिंग दिस देयर हीरो डीड। पौधा गाया था लवानी महाराष्ट्र में एसोसिएटेड पार्टिकुलर थिएटर फॉर्म तामसा, initially by female artist but nowadays by male. Avi Goa wedding song by women, happy marriage life for newlyweds. Bhagavati emotional song famous in Karnataka and Maharashtra. Theme है Vative love philosophy similar to गजल होता है। जो भागवती सॉन्ग होता है वो गजल के सिमिलर होता है। सोहर बिहार में गाया जाता है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के समय सोहर गाया जाता है। बाउल वेस्ट बंगाल ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय हिंदू तांत्रिक थीम सेपरेशन बिटवीन ह्यूमन सोल इन बॉडी एंड देयर स्पिरिचुअल ग्राउंड होता है। जिक्र अरुणाचल टू असम में इम्बॉडी टीचिंग ऑफ इस्लाम के बारे में जिक्र होता है। जा जिन जा फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश सिंग ड्यूरिंग मैरिज। न्यू योगा फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश सॉन्ग एट द एंड ऑफ मैरिज सेरेमनी। इटोंगजोम परवा फ्रॉम मणिपुर, म्यूजिकल नरेशन ऑफ द बैटल ऑफ खानजोम फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मणिपुरी इन 1891 के संदर्भ में गाया जाता है। उसके बाद हेलिमोल नागालैंड में डांसिंग सॉन्ग है तथा न्यूलस नागालैंड का लेजेंडरी सॉन्ग है। हैरिल्यू नागालैंड का वार सॉन्ग है। हैकेल्टन ट्यू नागालैंड सॉन्ग अबाउट सेल्फ है तथा उसके बाद देखते हैं कि मंगनटर राजस्थान का सॉन्ग है। मंगनियार is a small tribal community living in rural area of western Rajasthan, mainly in 3 districts, Jodhpur, Badmer तथा जैसलमेर. These songs are passed on from generation as a form of oral history of the desert. The special board instrument kamsa played by the community is made of local material and look if a rudimentary one, but the musical pattern presented on it are very complex. Men playing a string, there are a few supporting or drawn string culture chhara or jhara ke tar which rest on the main bridge and are responsible for creating bigger sound. Other instruments used by them are the dholak and the khartal. Mangniyar present ragas like Kalyani,
Khamachi ityad etc., which have little or no resemblance with our classical ragas. Bin Jogi Haryana Logis are traditional singer of Haryana who reflect many aspects of its folklore and culture. They perform rich ballad, devotional song, stories, poem, and even healing to some extent. This art is dying out and the verge of extinction. They perform with instrument called bins, which is also used by traditional snack charmers. The performers normally wear saffron attire resembling those of Sant or yogi. अब हम अदर क्लासिकल फोल्क या थी लोकगीत के बारे में देखेंगे। सुगम संगीत डिवोशनल सॉन्ग मिक्सचर ऑफ क्लासिकल एंड फोल्क म्यूजिक है। इसके अंतर्गत भजन सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड डेवलप ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट। कबीर नानक और मीरा द्वारा भजन गाया जाता था। कीर्तन बंगाल सॉन्ग एंड डांस इन्वॉल्व। इंस्पिरेशन ऑफ कीर्तन इज फ्रॉम गीता गोविंदा। सावदा साबद शबद पंजल सॉन्ग बाय सिख गुरु। सब शब्द पंजल। 4 कवाली गिफ्ट ऑफ द सूफी मूवमेंट invented by Amir Khusro. It is about the performance of religious song, maybe in the praise of Allah, Prophet Muhammad and his descendant, and even in the praise of the patron saint of his singer. Abhanga Maharashtra in the praise of the Vidobha god, exponent Tukaram, Namdev, नरसिंह महतो, वैष्णव जनातो। भटियाली बोट सॉन्ग ऑफ बंगाल। तेवाराम तमिलनाडु ऑफ सैविती। तथा गजल इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ पर्शियन इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन म्यूजिक कंपोज्ड ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्लेट थॉट essentially love or erotic poetry. There are an underlying self element with God or beloved. The verse of Garva may be interpreted in several ways: secular, mystical, and even philosophical. Exponent मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर। तथा इसी अदर संगीत के अंतर्गत रविंद्र संगीत आता है, जो कि टैगोर सॉन्ग के रूप में जाना जाता है। मिक्सचर ऑफ क्लासिकल और लोकगीत होता है। शास्त्रीय और लोकगीत का मिक्सचर होता है। थीम वर्शिप, लव, नेचर, पेट्रोनिज्म एंड सेलिब्रेशन। मोर देन 2000 रविंद्र संगीत है। हवेली संगीत राजस्थान एंड गुजरात का होता है। ओरिजिनली ए टेम्पल म्यूजिक practiced by a community known as पश्ती मर्गी संप्रदाय। गाना संगीत संग इन चोरस और इन ग्रुप। थीम सोशल मैसेज, पैट्रोनिज्म और प्रोटेस्ट सॉन्ग। वंदे मातरम गाना संगीत के अंतर्गत वंदे मातरम आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें अब हम आधुनिक संगीत के अंतर्गत देखेंगे कि रॉक जो संगीत है उसके अंतर्गत द अम्ब्रेला टर्म रॉक इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए लार्ज वैरायटी ऑफ musical style. The origin of this stupendously popular style lie in the fusion of the two other popular genres, blue and country, along with the
significantly element of jazz along with the influence from the two styles. Rock and roll was typified by extensive use of the snare drum. The rock and the roll movement of the mid 1950s revolutionized the music scene in the West with the proponent of this innovative and flamboyant style shaping the trend of racism, fashion, and lifestyle. Musically, rock has centered around the electric guitar, usually as a part of a rock group with bass guitar and drum. In the late 60s and the early 70s, two popular rock subgenres developed, हार्ड रॉक एंड हैवी मेटल्स। तथा आधुनिक संगीत का जनक उदय शंकर जी को माना जाता है। तथा उसके बाद हम जज संगीत के अंतर्गत देखें, जज डेवलप एमंग द ब्लैक कम्युनिटी ऑफ द साउथर्न यूएस, दिस कैन बी कॉल्ड ए क्लासिक। ये मॉडर्न संगीत के अंतर्गत जो वेस्टर्न म्यूजिक है उसके बारे में है, जो कि रॉक, जज, ब्लू और ट्रांस है तथा बॉल म्यूजिक है। तथा जब हम देखते हैं भारतीय आधुनिक संगीत के अंतर्गत देखते हैं तो पंडित भीमसेन जोशी, मल्लिका अर्जुन, मंसूर, पंडित जसराज, बेगम परवीन सुल्ताना, बेगम हजरत महल तथा कुमार गंधर्व, गिरजा देवी, गंगूबाई। शेर के प्रमुख पर तो मिर्जा गालिब को माना जाता है। मध्यकाल गजल, तथा इसके बाद हम देखते हैं आधुनिक काल में जो संगीत था वो मीरा का स्वरूप आधुनिक ज्योतिका राय को कहते थे। गांधी जी और नेहरू जी ज्योतिका राय के गाने सुनते थे, यहाँ तक कि गांधी जी जेलों में गाने सुनते थे तथा आज़ादी के दिन नेहरू जी इनसे पूरे दिन गाने का आग्रह किया था। ज्योतिका राय, घूंघट के पट्टे खोल, मोस्ट सिग्निफिकेंट सॉन्ग ऑफ मीरा एंड कृष्णा सी सॉन्ग। तथा उसके बाद हम देखते हैं कि रॉक, पॉप, हिप हॉप, रैप इन द मिडिल सॉन्ग तथा उसके बाद वेस्टर्न क्लासिकल, जैज, हिप हॉप, साल्सा, बैलेट सॉन्ग होते हैं। तथा आधुनिक भारत के संदर्भ में हम जब संगीत को देखते हैं, जो मॉडर्न लोकगीत के रूप में देखते हैं तो टापा, पंजाबी, चैती, भोजपुरी, ईस्टर्न यूपी, बिहार, कजरी, नॉर्थ इंडिया, पॉपुलर संगीत। जो फिल्मी म्यूजिक के अंतर्गत हम देखते हैं लता मंगेशकर को अवार्ड मिला है, मोहम्मद रफ़ी, सोनू निगम को भी अवार्ड मिला है, हनी सिंह, श्रेया घोषाल को फिल्म बनाने के क्षेत्र में या फिल्मी क्षेत्र में जो अवार्ड मिलता है वो मिला है। बादशाह है, ये रैप गाते हैं। नॉन इंडियन म्यूजिक के अंतर्गत हम देखते हैं कि रागा, रॉक, इंडो पॉप, इंडो कैरेबियन, असलम अंडरग्राउंड, ब्लूज तथा ट्रांस होते हैं। रैप हनी सिंह गाते हैं, गानों के बीच में कुछ लाइन जल्दी जल्दी बोले जाते हैं। तथा इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे यहाँ, इसके बाद हम देखेंगे कि संगीत कला का वाद्य यंत्र विभिन्न कालखंड में, तो विभिन्न कालखंड के अंतर्गत अगर शास्त्रीय वाद्य यंत्र को देखेंगे तो इसमें आते हैं सितार, सरोद, संतूर तथा उसके बाद देखेंगे ये तार वाले वाद्य यंत्र है तथा तार वाले वाद्य यंत्र है तथा ताल गिविंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जो ताल देते हैं, तबला, मृदंग, पखावज इत्यादि। उसके बाद हम देखते हैं कि विंड इंस्ट्रूमेंट वायु यंत्र के अंतर्गत फ्लुएंट, बांसुरी,
शहनाई बिस्मिल्लाह खान को भी हमारे यहाँ योगदान समाज में शहनाई वादक के रूप में माने जाते हैं, उनको भी पुरस्कार मिला, अवार्ड मिला है। अमीर खुसरो का योगदान वाद्य यंत्र में सितार तथा तबला, सितार फ्यूजन ऑफ इंडियन बीड़ा और इस्लामिक तंबूरा को मिक्स करने के बाद सितार उन्होंने बनाया तथा तबला को इम्प्रूव फॉर्म ऑफ मृदंग के रूप में बनाया है। उसके बाद हम प्रमुख वाद्य यंत्रों के रूप में हम देखते हैं तो तत्वाग्य, घन वाग्य, अवनग्य वाग्य, सुशिर वाग्य। प्रमुख वाद्य यंत्रों का परिचय वीणा तथा सितार, सरीद, तबला, बांसुरी, शहनाई, घटम, वायलिन, वीणा, सारंगी, संतूर, मृदंग, नादस्वरम, पखावज, गिटार, हारमोनियम, सुंदरी, इसराज, सुरबहार, क्लेरियोनेट, जल तरंग, रुद्रवीणा या बीन, पुंगी, रबाब और सुर सिंगार, शंखोल, पखावज, तबला इत्यादि के रूप में देखा जाता है तथा अन्य ताल वाद्य, सुशिरा वाद्य, अवंधा वाद्य, घाना वाद्य, मोहमीना, पंचवदनम, सुशिर वाद्य, अवनाड वाद्य, ताल वाद्य, घाना वाद्य, मोहन बीना, काबुम ड्रम, तथा उसके बाद हम देखते हैं कि संगीत कला के अवार्ड एकेडमी तथा संगठन के तौर पर अगर हम देखेंगे तो आधुनिक जो डेवलपमेंट अभी तक हुए हैं वो गंधर्व महाविद्यालय बाई वाडी पुष्कर इन 1901 में इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय का निर्माण किया था। इनिशियली एट लाहौर, नाउ मुंबई में है। एल्सो ओपनड प्राज्ञा शामली इन इलाहाबाद में भी इसको गंधर्व महाविद्यालय का निर्माण हुआ है। ओल्ड इंडिया म्यूजिक एकेडमी 1919 में बना था तथा मेरिन कॉलेज ऑफ म्यूजिक 1929 में बना था बाय विष्णु मारियन भक्तखंड इन लखनऊ, लेटर रीनेम एज भट्ट खांडे स्कूल ऑफ म्यूजिक। संगीत नाटक अकादमी 1953 में बना था एस्पिक मार्च के 1970 बाय किरण सेठ। सोसाइटी ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चरल एमंग यूथ, voluntary youth movement, promotion of Indian classical music, dance and other aspects of Indian culture, has more than 200 branches, chapters across the globe. इसके बाद हम देखते हैं पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, सोनू निगम, लता जी तथा बिस्मिल्लाह खान तथा इसी तरह से कई नाम आते हैं जो कि जिनको अवार्ड मिला है। अब संगीत नाटक एकेडमी जिसकी स्थापना 31 मई 1992 को हुआ था, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इंडिया नेशनल एकेडमी फॉर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा इज द फर्स्ट नेशनल एकेडमी ऑफ द आर्ट सेट बाय द Republic of India. It is presently an autonomous body of Ministry of Culture and is fully funded by the government for implementation of its scheme and program. It is a nodal agency of Ministry of Culture, Government of India to coordinate the matter related to intangible cultural heritage and various UNESCO conventions addressing cultural diversity and promotion of dissemination of
multifarious cultural tradition and expression of the country. संगीत। अब इसके बाद हम गुरु शिष्य परंपरा स्कीम जो आया हो, गुरु शिष्य परंपरा स्कीम was introduced in 2003-4 with a view of promote development of a new talent in the field of music and dance, folk and tribal art form. Under the able guidance of the gurus. About the scheme, the tradition of Guru Shishya Parampara in the Indian culture and religion is the succession of the teacher and the disciple through the tradition of spiritual relationship and mentoring through this national level for the promotion of growth of Indian music, dance and drama, maintenance of a standard of training in the performing arts, revival, preservation, documentation and dissemination of materials as well as instrument related to various forms of music, dance and drama, recognition of outstanding artists. The Academy is also responsible for establishment and maintenance of institution and project of national importance in the field of performance art improvement. Important instrument established by the academic are Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy in Imphal, the premier institute in the Manipur dance and music established in 1954, the National School of Drama New Delhi established in 1959, the Kathak Kendra National Institute of Kathak Dance New Delhi established in 1964, the Satriya Kendra Guwahati established in 2001. The project of national importance supported by the Academy are Kutiyattam, the age-old Sanskrit theatre of Kerala, Chhau dance of Eastern India, Satriya tradition of Assam. In 2000, UNESCO declared Kuttiyam as masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Award of honor, the Sangeet Natak Academy Award in the highest recognition given in India annually in practicing artists. The award consists of 50,000 creation, a Angavastram, a shawl and the Tamrapatra, a brass plaque. The award is given in the category of music, dance, theatre and other traditional art and puppetry and for contribution of scholarship in performing art. संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप रत्न सदस्य उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार. The संगीत नाटक अकेडमी has instituted Ustad Bismillah Khan Yuva Puruskar from the year 2006 to be awarded to young practitioner up to the age of 35 in the field of music, dance and drama. और इस तरह से जो हमने भारतीय संगीत कला के संदर्भ में फॉर्मेट बनाया था वो कंप्लीट होता है. और ये इस फॉर्मेट के अंतर्गत मैंने इस टॉपिक को इंग्लिश और हिंदी दोनों में कवर करने की कोशिश किया है. धन्यवाद.